नमस्कार दोस्तों। मेरी पहली वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि हम जो नए कानून बने हैं और जो पुराने हमारे आपराधिक कानून थे 3, उनकी जगह जो नए कानून ले लिए उसके बारे में लगातार अगली कुछ वीडियो में सीरीज़ के माध्यम से संवाद करेंगे। तो लीजिए हाजिर है मेरा अगला वीडियो, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 जो अब रिपील हो चुकी है और नए आपराधिक सब्सटेंटिव लॉ भारतीय न्याय संहिता 2023, दोनों में क्या मूलभूत फ़र्क हैं, क्या ऐसे अंतर हैं, क्या ऐसी नई चीज़ें की गई हैं जिनको कि एक आम पुलिस अधिकारी या कर्मचारी या एक आम नागरिक या विधि के छात्रों को या नए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को पता होना ज़रूरी है। उन पे हम आज बात करेंगे। जैसा कि आप अवगत ही हैं कि एक वीडियो में कानून जैसे बृहद विषय के विस्तार को समेटना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं सुगम्य और सरल भाषा में आपको जो दोनों विधियों का, दोनों कानूनों का, जो पुराना आईपीसी था और जो नया बीएनएस है, उसमें दोनों में क्या अंतर है, क्या क्या नई चीज़ें आई हैं या क्या घटाया गया है, उसके बारे में आपको बता सकूं। तो सबसे पहला जो इसमें जो माननीय संसद ने किया है वो किया है कि पहले हमारे आईपीसी में, जैसे आपको ज्ञात होगा, कुल 23 अध्याय होते थे और 511 धाराएं थी। अब उसको घटाकर 20 अध्याय और 358 धाराएं कर दी गई हैं। इसकी वजह ये रही है कि पहले कई रिलेटेड चीज़ें, रिलेटेड ऑफेंस अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग धाराओं में डिफाइन थे। अब उनको धाराओं की उपधाराओं में और प्रतिबंधों में समाहित किया गया है। तो इसके चलते मुख्य रूप से ये कारण है, कुछ जो पुराने इररिलेवेंट हो गए थे, कुछ धाराएं, कुछ प्राविधान, उनको भी हटाया गया है। तो ये मुख्य रूप से कुछ कारण है जिनकी वजह से इनके अध्याय और धाराओं में कुछ कमी आई है। दूसरा, इसमें इन लोगों ने जो इसमें किया गया है वो ये किया गया है कि माइनर शब्द को हटाकर बालक को जोड़ा गया है। ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित करते हुए परिभाषाओं को जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद इन्होंने, जैसा कि जो पुराने जानकार हैं कानून के, अभी हाल के वर्षों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एडल्ट्री और अननेचुरल लस्ट, अप्राकृतिक यौन संबंध और व्यभिचार, इसके बारे में बड़े ऐतिहासिक जजमेंट दिए थे। तो उनके दृष्टिगत इन अपराधों को विलोपित कर दिया गया है, इनको हटा दिया गया है। इसी के साथ साथ एक नई धारा इसमें एक जोड़ी गई है, 152, जिसमें पहले जो 124A होती थी, जिसमें सेडिशन का अपराध परिभाषित किया गया था, वो एसेंशियली कोई भी ऐसा अपराध था जो किसी भी गवर्नमेंट एज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसके विरुद्ध यदि कोई अपराध होता था तो वो 124A के परिधि में आता था। अब इसको परिवर्तित करके नई धारा 152 के तहत क्राइम और एनी एक्ट, डेंजरस एक्ट अगेंस्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया कर दिया गया है। यानी कि अब ऐसा कोई कृत्य जो कि भारत देश के विरुद्ध है, उसको देशद्रोह माना जाएगा, उसको अपराध माना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसको समझने की आवश्यकता है। इसी तरह से
धारा 69 में एक नया प्राविधान किया गया है। जब आप देखेंगे कि जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है, इसमें मैं एक बात यहाँ बीच में आपको बता दूं कि जो नया बीएनएस है, अगर आप इसके सेक्शंस का, धाराओं का, जो इसके अध्याय हैं और जो क्राइम की क्रोनोलॉजी है, जो सीक्वेंसिंग की गई है क्राइम डिफाइन करते समय, अगर आप उस पर आप गौर करें तो समझने की बात यह है कि जो महत्वपूर्ण ऐसे अपराध हैं जो समाज के कमज़ोर वर्गों को प्रभावित करते हैं या जो ज़्यादा गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, उनको पहले स्थान दिया गया है। जैसे कि वर्तमान शासन और मैं समझता हूँ हमारे पूरे समाज की भी जो प्राथमिकता है और जो एक चिंता का, निश्चित चिंता का विषय है, वो है महिलाओं के विरुद्ध अपराध। तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन को जैसे ही जनरल डेफिनेशंस और कुछ औपचारिक परिभाषाएं समाप्त होती हैं, सबसे पहले स्थान दिया गया क्राइम अगेंस्ट वुमेन को। तो वो धारा 69 जो पहले कहीं 375 से आगे डिफाइन होती थी, वो अब 60, 61 और उसके बाद वहीं पे उनको जगह दे दी गई है। तो उसी क्रम में जो धारा 69 जोड़ी गई है, उसमें किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, प्रवंचनापूर्व साधनों से, धोखाधड़ी, अपने बारे में कुछ गलत बता के, अपने किसी भी विवरण को गलत बताते हुए, यदि किसी को धोखे में रखकर उसकी सहमति प्राप्त कर ली जाए, तब भी यदि इस तरह के संबंध स्थापित किए जाते हैं, शारीरिक संबंध, तो उसको अपराध की श्रेणी में लाया गया है। और इसके पश्चात जो नेक्स्ट जो इन्होंने महत्वपूर्ण, जो हमारा जो माननीय संसद ने इसमें जो जोड़ा है, वो है मॉब लिंचिंग का क्राइम। आप लोग सहमत होंगे कि इधर हाल के वर्षों में कई स्थानों पे इस तरह की घटनाएं सुनने को मिली हैं जहां पर कतिपय कारणों से मॉब लिंचिंग के अपराध घटित किए गए हैं। अभी तक मॉब लिंचिंग को अलग से डिफाइन नहीं किया गया था और इसमें जो भी हत्या, और अगर हत्या नहीं हुई है, घायल हुए हैं, तो जो ग्रीवियस हर्ट, इस तरह की जो अलग बाकी डेफिनेशंस थी, उनके तहत ही इसको भी डिफाइन कर किया हुआ माना जाता था और तदनुसार माननीय न्यायालय को द्वारा उसमें निर्णय दिए जाते थे। अब इसको धारा 103(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मॉब लिंचिंग को अलग से क्राइम बना दिया गया है, जहाँ पे बहुत सारे आधार दिए गए हैं, किसी का वंश, समुदाय, लिंग, तमाम तरह की बातें उसमें दी गई हैं कि अगर उसके आधार पे किसी के साथ कोई क्राइम किया जाता है और एक मॉब के द्वारा किया जाता है, 5 और मोर पर्सन्स, तो उसको मॉब लिंचिंग का क्राइम माना जाएगा। उसमें फ़र्क ये किया गया है कि इसमें सजाएं कड़ी कर दी गई हैं। इसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ है, जो हम सभी लोगों को इसको याद रखना चाहिए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जो पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनको हम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स कह सकते हैं, जिनको प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, वो उनको कानून को प्रैक्टिस में लाने का जिनका काम है, उनको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ याद रखना। और कानून के छात्र, एक आम नागरिक की भी जिसकी जिज्ञासा है कानून को जानने के विषय में, कानून एक बहुत ही रुचिकर विषय है, तो वैसे भी एक इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी को ज़रूरी है कि अपने कानूनों के बारे में, विशेषकर जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके बारे में एक एक्सपेक्टेड लेवल की जानकारी होनी चाहिए। तो उनके लिए मैं बता दूं कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट इसमें परिवर्तन ये किया गया है कि अब ऑर्गेनाइज क्राइम को बीएनएस का भाग बना दिया गया है। जैसे पहले अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ऑर्गेनाइज क्राइम को डील करने के लिए अलग अलग लेजिस्लेशंस होते थे। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, तो एक मकोका का आपने नाम सुना होगा, इस तरह के एक्ट्स होते थे, उसमें इनको डिफाइन किया गया था। कोई बहुत एक सर्वग्राह्य, सर्वमान्य, एक सारे जो राज्य में एक जैसी, सारे देश में एक जैसी परिभाषा ऑर्गेनाइज क्राइम की नहीं उपलब्ध थी। तो अब उसको परिभाषित करते हुए हम लोगों ने इसको, जो हमें जो नया कानून मिला है, तो उसमें जगह दी गई है सेक्शन 111 बीएनएस और 112 में। 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम दिए गए हैं, पूरा उनको डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से एक्ट ऑर्गेनाइज क्राइम होंगे, किन के द्वारा किए जाएंगे, जबकि वो ऑर्गेनाइज क्राइम होंगे। अभी मैं केवल चूँकि आपको विषयों से, ये भी मेरा परिचयात्मक ही संवाद है, परिचयात्मक वीडियो है,
तो इसलिए डिटेल में मैं ऑर्गेनाइज क्राइम पे नहीं जा रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज क्राइम कौन से होंगे। उसके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में जब बनाएंगे तो आपको उसके बारे में, ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूरा डिटेल से समझाया जाएगा। अभी केवल ये बताया जा रहा है कि पहले कानून में और इस कानून में क्या फ़र्क है। तो अब नए कानून में BNS में ऑर्गेनाइज क्राइम को प्रमुख स्थान देते हुए, चूँकि ये समाज की बहुत बड़ी चिंता का विषय है, देश के लिए चिंता का विषय है, इसलिए उसको सेक्शन 111, धारा 111 में और 112 में पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन किया गया है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण जो पूरे देश की अखंडता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो है आतंकवादी गतिविधियां, टेररिस्ट एक्ट्स। दोस्तों, आपको याद होगा पहले अभी तक जो टेररिस्ट एक्ट्स की, अगर कहीं पर कोई घटना होती है टेररिज्म की, आतंकवाद की कोई घटना होती है, तो उसमें जो हमारा स्पेशल एक्ट है, स्पेशल लॉ है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उसकी धाराओं में हम लोग कार्रवाई करते थे। उसकी धाराओं में पुलिस FIR करती थी, उसकी विवेचना होती थी, उसी के तहत ट्रायल चलता था। अब इन्होंने क्या किया है कि इसको BNS में ले आए हैं। BNS में लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसका महत्व ये है चूँकि BNS एक सब्सटेंटिव लॉ है और BNS इज़ द प्राइमरी सब्सटेंटिव पीनल लॉ ऑफ द लैंड। तो चूंकि आप इस बात से सहमत होंगे कि अधिकांश आतंकवादी गतिविधियां जो यहाँ पर घटित की जाती हैं उनका संबंध सीमा पार के किसी देश से होता है अधिकांश मामलों में। तो ऐसे मामलों में जब कभी एक्स्ट्राडिशन की ज़रूरत पड़ती थी कि यदि हमारा कोई आतंकवादी यहाँ पे हमारे यहाँ कोई घटना करके और किसी दूसरे देश में जाके उसने शरण ले लिया या छिप गया है, तो उसका जब एक्स्ट्राडिशन हम प्रत्यर्पण कराने की कार्रवाई करते थे तो अक्सर वहाँ की कोर्ट्स के द्वारा कभी कभी ये सवाल पूछे जाते थे कि आप ये बताइए कि आपने टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन कहाँ किया है। और जब उनको बताया जाता था कि ये UAPA में डिफाइंड है, स्पेशल लॉ में, तो वो थोड़ी सी हिचक होती थी उनको इसको मानने में कि ये एक स्पेशल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। सब्सटेंटिव लॉ कैरीज मोर वेट इन द आईज ऑफ कोर्ट इंटरनेशनली। तो इस वजह से अब इसको सब्सटेंटिव लॉ में इंक्लूड किया गया है और अब ये पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को विवेकपूर्ण निर्णय लेना होता है कि इसमें UAPA भी बना हुआ है, वो रिपील नहीं किया गया है। तो वो ये देखेंगे कि किस घटना में कौन से एक्ट को इस्तेमाल करके, किस एक्ट की धाराओं का इस्तेमाल करके हमें FIR और बाकी सारी कार्रवाई विवेचनात्मक करनी है और तदनुसार निर्णय लिया जाएगा। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर सब्सटेंटिव लॉ की ज़्यादा मान्यता होती है। कोर्ट्स ऑफ लॉ में, सब्सटेंटिव लॉ में प्रोसीजर्स बड़े डिटेल्स होते हैं। यहाँ पर जो कार्रवाई होगी, जब इसका ट्रायल होगा तो BNSS के तहत होगा और स्पेशल लॉ के भी उसमें कुछ प्रोविजंस लगेंगे। स्पेशल लॉ जो होता है उसमें जो पूरे ट्रायल्स होते हैं वो कहीं कहीं शॉर्ट्स होते हैं, थोड़े शॉर्ट ट्रायल्स होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा डिटेल ट्रायल है अगर सब्सटेंटिव लॉ के तहत कोई अपराध कायम हुआ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण समझने की बात है, खासकर विधि के छात्रों के लिए, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए। उसके बाद एक वो आता था, आप लोग मतलब जो खासकर पुलिस के अधिकारी हैं वो इससे शायद सहमत होंगे कि चेन स्नैचिंग हमारी एक ऐसी समस्या है जो बिल्कुल आम जनता से जुड़ी हुई है, हमारी महिलाओं से जुड़ी हुई है। और वो भी चूँकि सामान्यतः महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाला अपराध है तो उसको लेके भी सरकार की बहुत चिंता थी, विधायिका और कार्यपालिका की चिंता थी उसको लेके। तो उसमें भी बहुत बड़ा सुधार किया गया है। अक्सर अभी तक एक ये इस तरह की चीज़ें सामने आती थी कि यदि कोई चेन स्नैचिंग की घटना हुई है तो स्थानीय पुलिस अलग अलग मामलों में अलग अलग तरह की धाराओं में कार्रवाई कभी कभी देखने को मिलती थी। कहीं पे इसको चोरी में लिखा जाता था, कहीं पे इसको क्रिमिनल असॉल्ट में लिख दिया जाता था, और कहीं कहीं जब ज़्यादा घटनाएं हुई या वरिष्ठ अधिकारियों के किसी समीक्षा बैठक में यदि कोई निर्देश दिए गए तो कहीं कतिपय मामलों में, मतलब मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि मैंने कई जिलों में जब ऐसा लगा कि घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं तो इसको लूट में 382 तत्कालीन IPC में इसको दाखिल कराना हम लोगों ने जब शुरू किया तो उस पर अंकुश भी लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कई तरह की प्रैक्टिसेस थी, तो अब उसको दूर करते हुए, कोई किसी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश ना छोड़ते हुए,
छीना झपटी का एक अलग से एक अपराध बनाया गया है और वो 304 बीएनएस 304 बीएनएस में उसको परिभाषित किया गया है और उसकी सजा का प्रावधान किया गया है। एक नई चीज आई है जो इसमें पहली बार उसको कानून का हिस्सा बना दिया गया है और वो है कम्युनिटी सर्विस का दंड दिया जाना, सामुदायिक सेवा का दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का प्रावधान करना। ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन नहीं रहा है, अभी तक बहुत कम सुनी गई है, लेकिन पश्चिमी देशों में इस प्रकार की जो सजाएं हैं वो बड़ा माननीय न्यायालय वहाँ पे काफ़ी मामलों में इस तरह की सजाएं देते हैं। हमारे यहाँ भी पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इस मान्यता और इस एजम्पशन के साथ, इस अवधारणा के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो छोटे पैटी ऑफेंसेस होते हैं उनमें किसी अपराधी को जेल भेजकर, कभी कभी ऐसा भी अध्ययनों में आया है, रिसर्च ऐसे भी हुए हैं और इस तरह की चीज़ें पता चली हैं कि उसको हम और हार्डन कर देते हैं। उसके जो क्रिमिनल माइंड है, उसका जो मेंसरिया है वो और उसकी हार्डनिंग हो जाती है। ये भी कभी सुनने को मिलता है कि जो जेल का जिस तरह का माहौल होता है उसमें कई हार्डन क्रिमिनल से उसका इंटरेक्शन होता है, तो फिर उस तरह के माहौल से उसको बचाए रखने के लिए ये माननीय विधायिका का एक प्रयास है कि जो छोटे मामले हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, एफ्रे जिसको हुड़दंग कहते हैं, कोई शराब पी के पब्लिक प्लेस में हुड़दंग करना या इस तरह की जो हरकतें की जाती हैं। उसके अलावा जैसे डिफेमेशन के केसेस हैं। उसके अलावा एक चोरी का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट प्रावधान किया गया है कि अगर कोई चोरी करता है, कोई अपराधी, और वो पहली बार उसने चोरी की है, पहली बार कन्विक्ट हुआ है चोरी में और 5,000 रुपये से कम की चोरी की थी और वो उसको वापस कर देता है प्रॉपर्टी को, स्टेलन प्रॉपर्टी को, तो उसको माननीय न्यायालय का ये अधिकार क्षेत्र में है कि उसको चाहें तो वो कम्युनिटी सर्विस से पनिश कर सकते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून बस यहीं तक बताता है कि ये कम्युनिटी सर्विस से कर सकते हैं और किन किन अपराधों में कम्युनिटी सर्विस का दंड देय है, अधिरोपित किया जा सकता है। अब कम्युनिटी सर्विस कैसे होगी, कितने दिन की होगी, इसके बारे में बहुत डिटेल योजनाएं अभी इस कानून का हिस्सा नहीं है, ऑब्वियसली हो भी नहीं सकती। ये सारी चीज़ें हैं जो रूल्स के तहत आएंगी, बाद में इनकी स्टेट्स के ऊपर ये सब छोड़ दिया गया है। और निश्चित रूप से जैसे जैसे बीएनएस ग्रो करेगा, जैसे जैसे इसकी नए मामले आएंगे, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस आएंगी, प्रेसिडेंट्स आएंगे, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आएंगे, तो निश्चित रूप से इसकी भी सीमाओं को निश्चित किया जाएगा, तय किया जाएगा। ये मुख्य रूप से वो सारे मुख्य परिवर्तन हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो चाहे पुलिस की कार्यशैली हो या हम लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, या इनमें से कई सारे ऐसे भी हैं जो पॉइंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी काम आ सकते हैं, विशेषकर जहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर्स होते हैं या इंटरव्यू पर्पज से जुडिशरी के लिए, सिविल सर्विसेज के मेंस के लिए जो लॉ लेते हैं। तो इस तरह की जो परीक्षाएं हैं उस पर ही मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बातें आज बताई हैं तो इनमें से अगर इसको थोड़ा गहनता से अध्ययन कर लिया जाए तो शायद काम आएंगी। मेरे ओर से सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम एक दूसरी जो नए कानून बने हैं उस दूसरे कानून की समीक्षात्मक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।